बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को निपटा दिया। 132 विधायकों के आगे एकनाथ शिंदे का सरेंडर। शिंदे के सांसद दिल्ली में मोदी शाह के आवास पर पहुंचे। महाराष्ट्र में उठापटक की राजनीति का खेल खत्म। शिंदे का सरेंडर, सीएम बनेंगे देवेंद्र। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का चैप्टर अब दी एंड पर आ गया और एकनाथ शिंदे ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे जो अभी तक खामोशी की चादर लपेट करके लगातार चलते जा रहे थे और क्या होगा क्या होगा क्या होगा, यही कयास महाराष्ट्र में लग रहे थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से सरेंडर कर गए। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर जो उठापटक की राजनीति थी या महाराष्ट्र के अंदर मोदी शाह ने अपने हिसाब से यहां पर चीजों को डील किया है, एकनाथ शिंदे को सरेंडर करवाया गया है, या एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से स्थिति को भांप चुके हैं और सरेंडर कर चुके हैं? क्या है पर्दे के पीछे का खेल, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, सुन लीजिए। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी वो आपका निर्णय अंतिम लेता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था चुनाव के नतीजों के बाद में, तो सबको पता था कि अब एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, इन सबको जो इन सब की बार्गेनिंग पावर है, वो तमाम चीजों को बीजेपी ने धराशायी कर दिया है, खत्म कर दिया है। मतलब इस चुनाव में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार को केवल निपटाया नहीं, बल्कि शिंदे और अजीत पवार को भी निपटा दिया। लेकिन अब ये खेल कैसे हुआ, ये समझने वाली बात है। किस तरीके से ये खेल हुआ है, कैसे, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एकनाथ शिंदे के सांसद वो मोदी से मिलने का समय मांगते रहे और उसके बाद में अमित शाह से भी आज उन्हें मिलने का समय मांगा। तो क्या अभी भी कुछ ऐसा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो कुछ अंदर ही अंदर उनके खिचड़ी पक रही है? क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे मुंबई के अंदर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुंबई के अंदर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि नहीं, मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर है। तो फिर ये परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं? एकनाथ शिंदे के सांसद वो मोदी से मिलने का समय क्यों मांग रहे हैं? क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हमें मराठा सीएम फेस चाहिए, ब्राह्मण सीएम फेस आएगा तो नुकसान होगा, और फिर उसके बाद में अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं? तो क्या सब कुछ अब फाइनल हो चुका है या अभी भी कुछ बाकी है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये यहां तक कहानी पहुंची कैसे, इस बात को जरा सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। बीजेपी 132, एकनाथ शिंदे 57, बिहार मॉडल गायब हुआ। दरअसल जब नतीजे आ रहे थे और उन नतीजों में बीजेपी 132 पर पहुंची और एकनाथ शिंदे 57 पर रह गए। हालांकि 57 का जो नंबर है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है एकनाथ शिंदे के लिए, लेकिन जब बीजेपी 132 पर पहुंच गई तो उस 57 में और 27 में कोई अंतर नहीं रह गया, क्योंकि बीजेपी के लिए अब बिहार मॉडल की बात भले ही एकनाथ शिंदे का खेमा कर रहा था, लेकिन अंदर खाने वो मान चुका था कि अब दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन आखिरी में किसी न किसी तरीके से दांव चला जा रहा था। डिप्टी सीएम या केंद्र सरकार में मंत्री दोनों पद ठुकरा चुके एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे को यह कहा गया कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, लेकिन बीते 3-4 रोज से जो खबरें निकल करके सामने आ रही थी उसमें यही आ रहा था कि वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मैं किसी और शिव सैनिक को अपनी तरफ से, अपने किसी कार्यकर्ता को, नेता को डिप्टी सीएम के लिए उनका नाम आगे बढ़ा दूंगा, मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। फिर कहा गया कि आप केंद्र सरकार में मंत्री बन जाइए, केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी के पास में दिल्ली चले जाइए, लेकिन वहां पहुंचने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। बीजेपी 137 पर पहुंच चुकी है, 132 बीजेपी के और उसके साथ में 5 छोटे सहयोगी दल वो भी बीजेपी में अपना समर्थन दे चुके हैं। तो ये जो बीजेपी 137 पर पहुंची, इससे भी एकनाथ शिंदे जो है
वो बैकफुट पर पहुंच गए, क्योंकि अब बीजेपी को सिर्फ 8 विधायकों की जरूरत है, सिर्फ 8 की। और ये 8 तो आपको पता है कहीं से भी आ जाएंगे। 8 क्या, यहां पर अगर बीजेपी को 18, 28, 38 अगर विधायकों की जरूरत होती तो वहां तक भी मुमकिन था, लेकिन अब ये 8 हैं, तो ये 8 ने जो है वो पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे को चुप करा दिया। कल दिल्ली में बैठक है, परसों मुंबई में बैठक और उसके बाद में ऐलान होगा। तो अब कुल मिलाकर के अब यही कहानी है कि सारी चीज तय हो चुकी है। एकनाथ शिंदे को बता दिया गया है कि आप अब ज्यादा इधर उधर जाने की या इधर उधर बयानबाजी की वो हालत में भी नहीं है, और अब इसलिए पूरी तरीके से मामला सेट हो चुका है। कल दिल्ली के अंदर बैठक होगी। दिल्ली में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ये तीनों पहुंचेंगे, और उसके बाद में एक औपचारिकता के तहत मुंबई के अंदर बैठक होगी और ये कहा जाएगा कि विधायकों ने ही, तमाम पार्टियों के यानी तीनों पार्टियों के विधायकों ने मिलकर के अपना सीएम चुना है। मतलब वो दिखाने की बात की जाएगी, लेकिन मामला सेट हो चुका है। शिंदे सेना का दावा है मराठा फेस से जीते तो ब्राह्मण फेस से अब नाराजगी होगी। आखिरी तक लगातार शिवसेना एकनाथ शिंदे के सांसद विधायक ये बात कहते रहे कि हम मराठा फेस से जीते हैं और अब ब्राह्मण फेस आप लेकर के आ रहे हैं, तो ओबीसी और मराठा की जो राजनीति है वो एक तरीके से हाशिए पर चली जाएगी आप देवेंद्र फडणवीस को अगर सीएम बनाते हैं तो। लेकिन अब कहां एकनाथ शिंदे उस कैपेसिटी के अंदर बचे हैं कि वो बीजेपी का विरोध भी कर पाए। अब इसलिए ये सारी जो थ्योरी है वो उनकी धराशायी हो गई। शिंदे के सांसदों ने मोदी शाह के आवास पर हाजिरी लगाई। एक दाव जो है वो चलने की कोशिश की गई, एकनाथ शिंदे की तरफ से दाव चलने की कोशिश की गई कि मुझे केवल आप 57 विधायकों का नेता मान करके मत चलिए, आप ये मान करके मत चलिए कि आपके पास में 132-37 विधायक हैं, आपको 145 का बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए सिर्फ 8 या 7 विधायक चाहिए। मुझे 7 सांसद भी हैं, और ये 7 सांसद अगर उस तरफ जाएंगे इस तरफ जाएंगे तो दिल्ली की जो कुर्सी है उसकी ताकत भी बढ़ती और घटती है। और इसीलिए एक कोशिश की गई सांसदों को मोदी और शाह के आवास पर भेज करके, लेकिन दाल ऐसा लगता है कि वहां पर भी नहीं गली। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का ट्वीट जनता के दिल में सीएम शिंदे ही, और उसके बाद में डिलीट हो गया। तो मतलब एक दाव यह भी खेला गया कि श्रीकांत शिंदे, उनके जरिए सांसद है वो भी, उनके जरिए ट्वीट करवाया गया, और ट्वीट करके श्रीकांत शिंदे ने अपने पिता एकनाथ शिंदे को कहा कि वही जनता के दिल के सीएम हैं, वही जनता के जो है वो लाडले हैं। लेकिन आखिरकार उनके बेटे को वो ट्वीट भी डिलीट करना पड़ गया। तो सोचिए कि आप किस तरीके से जो है वो परत दर परत यहां पर कोशिश होती रही एकनाथ शिंदे की तरफ से, और दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रेशर के जरिए सब कुछ नीचे नीचे जड़ जो है वो काटते हुए बीजेपी चली गई। एनसीपी अजीत पवार फडणवीस के पीछे हो गए खड़े और शिंदे को झुकना पड़ा। अब देखिए, वैसे तो नंबर गेम में जब 23 तारीख को नतीजे आ रहे थे उस वक्त में 12 बजे तक 2 बजे तक तस्वीर साफ हो गई थी कि अब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की नहीं चलने वाली है। लेकिन जैसे नतीजे साफ हो गए उसके बाद में एनसीपी ने कहना शुरू कर दिया, अजीत पवार के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि हमें सीएम अब बीजेपी का चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर एकनाथ शिंदे सीएम बन गए तो फिर जो है वो हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, और अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो हम दोनों दूसरे नंबर पर रहेंगे, क्योंकि दोनों के पास में विधायक बराबर बराबर हैं, और अब दोनों को बराबर बराबर तरीके से जो है वो बीजेपी मंत्रालय देती है नहीं देती है, इस पर जो है उनकी एक नजर थी, और इसीलिए उन्होंने दांव ठोक दिया कि फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री होने चाहिए, हम फडणवीस को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और वहीं से एकनाथ शिंदे के नंबर कम होने लग गए। सबका लाडला भाई हूं, जनता का मुख्यमंत्री हूं, एकनाथ शिंदे बोले। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एकनाथ शिंदे ने अपनी आखिरी छाप छोड़ने की कोशिश की, ये जो नतीजे आए हैं उन पर, और एकनाथ शिंदे ने दिखाने की कोशिश की, जताने की कोशिश की कि आज ये जो नंबर निकल करके सामने आए हैं ये नंबर मेरी वजह से हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो हमने लाड़की बहना योजना चलाई,
या लाडला भाऊ योजना चलाई, इस सब के पीछे लोगों का प्यार हमें मिला और ये मैंडेट हमें मिला। यानी एक तरीके से वो ये जताने बताने की कोशिश आज आखिरी समय में भी करते रहे कि सीएम अगर कोई बन रहा है दोबारा से, या ये जो मैंडेट दोबारा से आया है, तो वो एकनाथ शिंदे की वजह से। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि दिल्ली नहीं जाएंगे और गृह मंत्री का पद मिलेगा या नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि एकनाथ शिंदे, वो मुझे लग रहा है कि गृह मंत्री का पद कम से कम जरूर चाह रहे होंगे कि डिप्टी सीएम प्लस में गृह मंत्री, महाराष्ट्र का गृह मंत्री वो बने। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन हो पाएगा? क्या वाकई जो है वो बीजेपी इस बात पर भी उनके साथ में खड़ी होगी कि चलिए आपको गृह मंत्री बना देते हैं? गृह मंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है और दिल्ली में जो महाराष्ट्र के अंदर जो गृह मंत्री बनेगा, महाराष्ट्र की पुलिस भी उसी को ही रिपोर्ट करेगी और महाराष्ट्र के अंदर जो पुलिस है उसका किस तरीके से रोल है, इसको लेकर के आपको पता चल गया होगा कि डीजीपी रश्मि शुक्ला, जिनको हटाया गया चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के ठीक बाद में दोबारा से डीजीपी रश्मि शुक्ला को बीजेपी ने बुला लिया। तो किस तरीके से खेल होता है। और सबसे आखिरी में एक बात पर और मोहर लग गई कि मोदी शाह बीजेपी ही नहीं, अजीत पवार के भी हाईकमान है। तो इस बात पर भी पूरी तरह से आज मोहर लग गई कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, वो भी अब सीधे मोदी शाह को ही रिपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र में अगर बने रहना है, अपने आप को बचा करके रखना है, एजेंसियों से बचा करके रखना है, उनके विधायक ज्यादा आ गए लेकिन कैपेसिटी वो कमजोर हो गई है। उनकी जो क्षमता है जो पहले थी उसके मुकाबले में अब काफी कम हो गई है। नंबर बढ़े लेकिन क्षमता घट गई। अब सवाल यह है कि मोदी और शाह महाराष्ट्र को कैसे चलाते हैं? क्या फडणवीस ही अंतिम नाम है, वही लिख दिए गए हैं और ये केवल और केवल समय घुमाया जा रहा है, या बीजेपी अभी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को झटका देने के बाद देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेताओं को भी झटका देगी और कोई और नाम, नया नाम वो सामने आएगा? महाराष्ट्र की राजनीति में क्या वाकई उठापटक का दौर वो अब खत्म हो गया और अब बीजेपी का एक छत्र राज चलेगा? महाराष्ट्र से क्या बीजेपी अब जिस तरीके से महाराष्ट्र अमीर राज्यों में गिना जाता है, तो यह माना जाए कि नरेंद्र मोदी या उस सरकार की जो खुराक कम हो गई थी 240 पर आने के बाद, क्या वो पूरी भरपाई अब वहीं से करेंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।